हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है, जो कि 50 नंबर की प्रोफेशनल एबिलिटी आप लोगों से पूछी जाएगी, उसी से रिलेटेड ये 1000 एमसीक्यू सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की थी। इससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी, जितने भी टॉपिक्स थे वो बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर रखे हैं। सारी की सारी वीडियोज आप लोगों को, मतलब जो फिलॉसफी और सोशियोलॉजी वाला पार्ट है वो सीक्वेंस में मिल जाएगा। बाकी जितने भी टॉपिक थे उनसे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दी है। प्लेलिस्ट बिल्कुल अप टू डेट है। 118 119 वीडियोस आई थिंक अभी तक है। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को आप देख लेना, आपका कुछ भी मिस होने की संभावना हो ही नहीं सकती, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आज के कट स्टार्ट, तो ये जो 1000 एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की है, ये प्रैक्टिस सेट 18 रहेगा। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम आरआरबी पीजीटी का 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा पेपर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अपने चैनल पर मैं सिर्फ प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन करवा रही हूँ। तो जो प्रोफेशनल एबिलिटी 50 नंबर की पूछी जाएगी, वो वाला पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। हाँ, किसी बच्चे को अगर चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, या तो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, ठीक है, ताकि सभी आप लोग वहां से डाउनलोड कर ले। ईमेल के थ्रू बहुत पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग बच्चों को शेयर करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। सारे के सारे बच्चे मेरे को कमेंट करके बता देना, जिनको भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हो सकता है मैं भूल जाऊं, तो मेरे को एक बार रिमाइंड करवा देना अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप उस पेपर को देखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो पेपर था ना, उसको मैं एज इट इज नहीं लेके आई, क्योंकि वो पेपर बिल्कुल बहुत ही खराब सिचुएशन में था, ठीक है। कहीं पर रेड क्रॉसिंग लगा रखा है, कहीं पर ग्रीन लगा रखा है, कहीं पर कुछ है। तो वो मैं नहीं लेकर आई आप लोगों के लिए। उन क्वेश्चंस को, जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है, उन क्वेश्चंस को मैंने टाइप करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाला है, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। और इनमें सिर्फ 49 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन बिल्कुल उस पेपर में था ही नहीं, कट्टा पीटा पड़ा था, तो समझ नहीं आया मुझे, ठीक है। तो ये 49 क्वेश्चंस रहेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू इंक्रीज कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल बैलेंस अमंग स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। यानी कि कक्षा में छात्रों के बीच सहयोग और शारीरिक संतुलन के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी। यानी कि जिसमें फिजिकल बैलेंस की भी बात की गई है और जो कॉपरेशन को भी बढ़ावा देती है, तो कौन सी एक्टिविटी होगी? क्लास एग्जाम्स, केस स्टडी, फिजिकल स्पोर्ट्स या क्लासरूम प्रोजेक्ट। तो देखिए, आपको पता ही चल गया होगा, फिजिकल बैलेंस की बात हो रही है, फिजिकल स्पोर्ट्स, यानी कि जिसमें अब बच्चे को शारीरिक गतिविधि को भी, मतलब शारीरिक संतुलन भी बनाना है और कॉपरेशन भी, तो स्पोर्ट्स में ही होता है, ठीक है, फिजिकल स्पोर्ट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर एन इंडिविजुअल यूजुअली स्टार्ट एट द एज ऑफ। यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल किसकी बात हो रही है? प्याजे की बात हो रही है, ठीक है, प्याजे की बात हो रही है। तो प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन सी, मतलब का डेवलपमेंट कौन सी एज में होता है? 2 साल, 7 साल, 12 साल या 10 साल, ठीक है। तो पहली कौन सी थी? 0 to 2, जिसको हम क्या कहेंगे? सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। 2 to 7 क्या थी? प्री ऑपरेशनल स्टेज। 7 to 11 कौन सी थी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और 11 to ऑनवर्ड कौन सी थी? 11 to ऑनवर्ड कौन सी थी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो कौन सी होगी आप लोगों को पता ही चल गया होगा। तो कौन सी एज होगी? 7 साल। यानी कि कॉन्क्रीट इसमें से कौन सी है? 2, 7, 12 या 10। तो ना ही 2 होगी, ना 12 होगी, ना 10 होगी। कौन सी, मतलब जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, तो कौन सी एज की बात की जा रही है? 7 साल की बात की जा रही है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इससे सिंपल तो क्या ही होगा। ये पीजीटी लेवल का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं अपने क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड करती तो आप लोग कहते मैडम बहुत इजी क्वेश्चंस है। मतलब मैंने बहुत अच्छा लेवल आप लोगों के लिए रखा था, फिर भी बाद में हमने टफेस्ट लेवल को किया। तो जितना मैंने करवाया है, जितना हाईएस्ट लेवल मैंने करवाया है, उससे हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा भी नहीं, उतना भी नहीं मिलेगा इवन देन आपको, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज गिवन अ टास्क टू टेस्ट हिज क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स। यानी कि एक बच्चे को क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए एक टास्क दिया गया है। तो बच्चा क्या कर रहा है? ही राइट्स, इरेजेस एंड ट्राइज, यानी कि बार बार लिख रहा है, इरेज कर रहा है, फिर दोबारा से प्रैक्टिस कर रहा है। दिस ग्रेजुअल एफर्ट इज कॉल्ड। तो इस एफर्ट को क्या कहेंगे? इल्यूमिनेशन, इमरजेंस, वेरिफिकेशन या ट्रायल एंड एरर। तो देखते ही पता चल गया होगा, बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंशियंट टाइम्स ट्रिग्नोमेट्री वाज स्टडीड थ्रू। यानी कि प्राचीन समय में त्रिकोणमिति का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता था? एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोलॉजी या ज्योग्राफी। तो किसका पार्ट है? एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, खगोल शास्त्र का पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। मैथमेटिक ब्रांच है ये। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा भी होगा 9th-10th में, ठीक है, आगे तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट TAT वाज डेवलप्ड बाय। ये किसका, जो ये टॉपिक है, ये कौन किससे रिलेटेड है? ये
क्वेश्चन, ये पर्सनैलिटी का टॉपिक है, ठीक है, पर्सनैलिटी मेजरमेंट से रिलेटेड है, थीमेटिक एप्रिसिएशन हो गया, रोसा का शाही धब्बा परीक्षण हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो देख लीजिए, पर्सनैलिटी का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। और पिछली ही वीडियो में मैंने आप लोगों को एक दो क्वेश्चन इसीलिए इंक्लूड किए थे ताकि मेरे चैनल पर जो पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी की थ्योरीज और मेजरमेंट से रिलेटेड वीडियो है एटलीस्ट वो भी देख के चले जाएंगे तो कोई क्वेश्चन मिस होगा नहीं। तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट की बात कौन करते हैं? गॉर्डन आलपोर्ट, हेनरी ए म्यूरे, ग्रेगर मंडल या जीन प्याजे। तो कौन करते हैं? हेनरी ए म्यूरे, ठीक है, उनके द्वारा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट दिया गया है। ये मैंने बिल्कुल, ये टेस्ट भी मैंने बता रखा है अपने चैनल पर, ठीक है, मेजरमेंट में मैंने आप लोगों को समझा रखा किस तरह की, मतलब सब्जेक्टिव टेक्निक्स के अंतर्गत आएगा, ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आएगा या प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंतर्गत आएगा। ये मैंने सारी चीजें करवा रखी हैं आप लोगों को। ऑलपोर्ट का भी अपना टेस्ट है, ठीक है, उन्होंने भी पर्सनैलिटी के कुछ फैक्टर्स बताए हैं, कौन कौन से हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और मंडल की अगर हम बात करें तो इनकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं, और जीन प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज सेटअप इन, कब सेटअप किया गया था? 1984, 1952, 1983 और 1901। तो कब किया गया था? 1952 में सेटअप किया गया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे ये आप मुझे कमेंट करके बताना। अब यहां से आप लोगों को पता चल गया होगा जितने भी कमीशन पॉलिसीज हैं एटलीस्ट उनके चेयरमैन कौन है, कब सेटअप किया गया था, किस चीज पर एम्फसाइज किया गया है। ये एक वीडियो अगर मेरे को टाइम मिल गया तो मैं बिल्कुल लेके आऊंगी, पॉलिसीज, कमीशन और ये जो आज की डेट में एनईपी 2020 का है, आरटी एक्ट हो गया या एनसीएफ वगैरह से रिलेटेड, ये क्वेश्चन एक सेट में मैं डालूंगी, ठीक है, अगर मेरे को टाइम मिला तो। गारंटी नहीं दे रही हूँ, कोशिश पक्का करूंगी डालने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी, या ये लर्निंग की थ्योरी है, ऑपरेटिव भी कह सकते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी बोल देते हैं या ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोल देते हैं, जिसकी बात कौन करते हैं? स्किनर करते हैं। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या ऑपरेटिव कंडीशनिंग थ्योरी इंप्लॉयज दैट फॉर टीचिंग टू बी इफेक्टिव अ टीचर मस्ट इंश्योर इफेक्टिव। भाई ये जो अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी, मतलब ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है, ऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग टीचिंग जो है इफेक्टिव हो सकती है। तो एक टीचर को क्या, मतलब टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए क्या इंश्योर करना है, ठीक है, रिवीजन, रिकैपिचुलेशन, क्वेश्चनिंग या रीइंफोर्समेंट। तो इसमें हम देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में इफेक्टिवनेस की बात किसके थ्रू आती है? रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पर फोकस किया गया है, ठीक है। अगर बच्चे को आप रीइंफोर्समेंट देंगे, ठीक है, अगर वो सही काम करता है तो बार बार भी नहीं, रीइंफोर्समेंट के भी अलग अलग तरीके हैं। तो रीइंफोर्समेंट, या जहां पर वो गलत करता है तो पनिशमेंट। अब ये पनिशमेंट कितने तरह का होता है, रीइंफोर्समेंट कितने तरह का होता है, ये सारी चीजें तो मैंने थ्योरी में करवा रखी है आप लोगों को। तो आंसर क्या होगा? रीइंफोर्समेंट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि भाई एक टीचर टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकती है, ठीक है, तो वो रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक नीड्स फॉर फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग्स आर नोन एज, यानी कि शारीरिक और भावनात्मक, यानी कि फिजिकल और इमोशनल वेलबींग के लिए बेसिक नीड्स इनमें से क्या होंगी? एग्जिस्टेंशियल नीड्स, एस्थेटिक रिलेटेड नीड्स, डिवोल्यूशन रिलेटेड नीड या कॉग्निटिव नीड्स। तो सबसे बेसिक नीड्स क्या होंगी? एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है, मतलब आपका फिजिकल और इमोशनल वेलबींग की बात की गई है तो एग्जिस्टेंस, अस्तित्व से संबंधित आवश्यकताएं आ जाएंगी। अब ये जो है मोटिवेशन की एक थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। उसमें 3 तरह की एग्जिस्टेंस की नीड्स है, 2 और है, ठीक है, तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अब कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैडम ये मोटिवेशन की तो बहुत सारी थ्योरीज है, तो बेटा एक बार रीड आउट जरूर कर लेना, ठीक है, एक बार रीड आउट करने का मतलब वीडियो को एक बार देख जरूर लेना, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप लोग क्वेश्चन कम से कम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, मोटिवेशन की थ्योरी से रिलेटेड। इन एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्शन बेस्ड लर्निंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक्शन बेस्ड लर्निंग की बात इनमें से कौन से साइकोलॉजिस्ट करते हैं? इवान पेवलो, बी एफ स्किनर, ले वाइगोत्स्की, सिगमंड फ्रॉइड। तो कौन करते हैं? हम सभी जानते हैं, ले वाइगोत्स्की करते हैं, जीन प्याजे करते हैं एक्शन बेस्ड, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग या सोशल लर्निंग, कल्चर की बात ये वाइगोत्स्की करते हैं, ठीक है। तो एक्शन बेस्ड लर्निंग की बात इनमें से कौन करते हैं? ठीक है, पेवलो, स्किनर किसकी बात करते हैं? कंडीशनिंग की बात करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने सबसे ज्यादा किस पर? अनकॉन्शियस माइंड पर एम्फसाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन सेटिंग क्लासरूम रूल्स, यानी कि जब क्लासरूम रूल्स को सेट किया जाता है तो अगर आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं उसमें कि भाई क्लासरूम के लिए रूल सेट किए जा रहे हैं, वहां पर बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसका मेन पर्पज क्या है, प्राइमरी पर्पज क्या रहेगा? अ सेंस ऑफ responsibility will develop in students, teachers time will be saved, repetition of rules will be avoided, students will develop fear of consciousness। तो क्या होगा? आप लोगों को पता ही चल गया होगा, भाई बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ताकि बच्चों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना डेवलप हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। व्हेन वी वांट टू डिफरेंट थिंग्स दैट आर डिजायरेबल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि जब हम दो अलग अलग वांछनीय जो डिजायरेबल चीजें हैं उनको चाहते हैं तो ये किस प्रकार का संघर्ष है। अप्रोच अप्रोच अवॉइडेंस अवॉइडेंस अप्रोच अवॉइडेंस डबल अप्रोच अवॉइडेंस। तो ये देखिए पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो टॉपिक है ये मोटिवेशन के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, किसी ना किसी थ्योरी में है। ये मैंने आप लोगों को करवा रखी है वो थ्योरी, क्योंकि मेरे को ध्यान है मैंने वहां पर एग्जाम्पल दिया था। तो इसमें क्या है भाई, आपके सामने दो डिजायरेबल चीजें हैं, दोनों ही आपको बहुत अच्छी लगती हैं, आपको एक को चूज करना है, तो वहां पर आपके दिमाग में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अप्रोच 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 का मतलब दो डिजायरेबल चीजें हैं, ठीक है, दो पॉजिटिव चीजें हैं, उनमें से आपको एक चूज करना है। दूसरा क्या है, अवॉइडेंस अवॉइडेंस का मतलब दो नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव है, उनमें से एक को चूज करना है। अप्रोच अवॉइडेंस में क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इनमें से आपको एक चूज करना है। डबल अप्रोच अवॉइडेंस में क्या है, अप्रोच और अवॉइडेंस यानी कि डबल की बात की गई है, तो अप्रोच के भी प्रोज और कॉन्स होंगे, ठीक है, और अवॉइडेंस के भी प्रोज एंड कॉन होंगे, ठीक है, तो दो में से आपको एक चूज करना है, ठीक है, डबल अप्रोच अवॉइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कंसर्न विद रिगार्ड्स टू कॉम्पिटिशन अमंग स्कूल्स इज द इम्पैक्ट ऑन। भाई स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, स्कूल में जो कंपटीशन होता है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उसका रहेगा, तो वहां पर मेन कंसर्न क्या रहेगा, मतलब चिंता का विषय क्या रहेगा, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, स्टूडेंट स्कूल रिलेशनशिप, स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर टीचर रिलेशनशिप। तो देखिए कंपटीशन में टीचर का टीचर से रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट का भी रिलेशनशिप की बात नहीं, और स्टूडेंट और स्कूल की रिलेशनशिप की भी बात नहीं होगी। कंपटीशन हो रहा है तो बच्चों के बीच हो रहा है, तो बच्चों में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी पॉजिटिविटी आ सकती है, नेगेटिव इंपैक्ट ही रहेगा। कंपटीशन में कुछ बच्चे होते हैं ना एक दूसरे से खुंदक खा लेते हैं कि भाई इसके मार्क्स इतने क्यों है, या किसी भी चीज में, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो रहा हो, चाहे मार्क्स को देखकर हो रहा हो, या कोई भी किसी भी तरह का हो रहा हो, ठीक है, किसी भी तरह का कंपटीशन हो, तो स्टूडेंट और स्टूडेंट के रिलेशनशिप खराब होने की संभावना वहां पर रहती है, ठीक है, मेन कंसर्न किसका रहेगा, स्टूडेंट स्टूडेंट के रिलेशनशिप में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इफेक्टिव टीचर विल पे अटेंशन टू, मतलब एक जो प्रभावी इफेक्टिव टीचर है वो किस चीज पर ध्यान देगा, किस पर ध्यान देगा, गिफ्टेड स्टूडेंट्स यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे उन पर, रियर सीट स्टूडेंट जो पीछे बैठने वाले बच्चे उन पर ध्यान देगा, ओबीडियंट स्टूडेंट्स या ऑल लर्नर्स, तो सभी पर ध्यान देगा, ठीक है, मतलब सभी बच्चों को साथ लेकर चलेगा, ये नहीं है कि सिर्फ जो गिफ्टेड बच्चे हैं उन पर ध्यान देगा, या जो ओबीडियंट स्टूडेंट्स है उन पर ध्यान देगा, या जो पीछे बैठे हुए उन पर ध्यान, बिल्कुल नहीं, सभी बच्चों को ध्यान में रखेगा टीचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट थ्योरी प्रपोज्ड बाय वॉटसन, देखिए बिहेवियरिज्म के फादर कौन है, वॉटसन है, ठीक है, कॉग्निटिविज्म के फादर कौन है, कंस्ट्रक्टिविज्म के कौन है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है वो वॉटसन के द्वारा प्रपोज की गई है, तो वो जो वॉटसन है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या कहते हैं कि जो मेंटल प्रोसेसेस है, मेंटल प्रोसेसेस मानसिक क्रियाओं से रिलेटेड जो भी इवेंट है वो कहते हैं कि बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है, एंड कंप्लीटली, और कंप्लीटली के बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, पूरी तरह से क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट है, डिस्क्रेजमेंट है, इरेशनल है, नॉन एग्जिस्टेंट है, तो वो क्या कहते हैं, नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट और नॉन एग्जिस्टेंट है, बिल्कुल मतलब उनकी नजर में क्या है, अस्तित्वहीन है भाई, उनका मानना सिर्फ और सिर्फ वो किस पर, क्योंकि बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है वॉटसन, ठीक है, बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि बच्चे का जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उसी पर वो फोकस करते हैं, बाकी मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड इवेंट्स को वो अनइम्पोर्टेंट और नॉन एग्जिस्टेंट मानते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो अस्तित्व विहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉयज जनरली स्कोर देयर गर्ल्स काउंटर पार्ट्स इन इंटेलिजेंस टेस्ट देन, यानी कि जो बुद्धि लब्धि परीक्षण है, जो आईक्यू टेस्ट बनाए गए हैं, ठीक है, जो बुद्धि लब्धि को मेजर करने के लिए परीक्षण बनाए गए हैं, उसमें लड़के और लड़कियों का स्कोर सामान्यतः कैसा होता है, इट कांट बी कंपेयर, यानी कि उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, सेम, मोर या लेस, तो मोर लेस और नहीं होता, ना ही हम ये कह सकते हैं कि उसको कंपेयर नहीं किया जाता, बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, ये नहीं कह सकते कि भाई बच्चे जो बॉयज है वो ज्यादा बुद्धिमान है, गर्ल्स कम होती है, गर्ल्स ज्यादा है बॉयज कम है, ठीक है, वो मतलब सभी को मेजर करता है, सभी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, reduced class size and reduced class time, this definition related to micro teaching is given by who among the following। अब देखिए माइक्रो टीचिंग का टॉपिक तो आपके में नहीं है, लेकिन जो स्किल्स और कॉम्पिटेंसी वाला टॉपिक है तो उसमें जो स्किल्स हम पढ़ेंगे वो माइक्रो टीचिंग की ही स्किल है, जैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग की होगी, स्टिमुलस वेरिएशन की होगी, प्रॉबिंग क्वेश्चंस की होगी, बहुत सारी स्किल्स हैं, 8-10 स्किल्स हैं, ठीक है, तो ये माइक्रो टीचिंग
का टॉपिक भी आपको करना है, ये मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, माइक्रो टीचिंग और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है, इसकी बात कौन करते हैं कि भाई कक्षा का आकार और समय कम करना। ठीक है, यानी कि क्लास का साइज भी रिड्यूस करना है और क्लास का टाइम भी रिड्यूस करना है। तो किसके द्वारा दी गई है, तो ये DW एलन के द्वारा दी गई है। ठीक है, और DW एलन को माइक्रो टीचिंग का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग की शुरुआत इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि इनमें से एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। इंप्रूविंग लर्निंग कंडीशंस बाय एड्रेसिंग लर्नर नीड्स एंड इंटरेस्ट, predicting the future behavior of the learner, controlling the educational program, deciding on the future of the learner। तो देखिए, देखते ही पता चल गया होगा क्या होगा। improve learning conditions by addressing learner needs and interests, यानी कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखते हुए सीखने की स्थिति में सुधार करना। ठीक है, यही है एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी बेसिक सेंसेस डज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैव। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब एक पहली दूसरी क्लास का बच्चा भी इसका आंसर कर देगा। क्या है, कितनी सेंस ऑर्गन्स है, 5। ठीक है, तो अब आप लेवल देख सकते हो, ये पीजीटी वाला लेवल है, लेकिन इसी को मत मान के चलिएगा क्योंकि 2019 में पेपर हुआ था। ठीक है, अभी जो होगा वो बहुत एडवांस पेपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट बेटर अ पर्सन मस्ट हैव अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, दैट इज, यानी कि किसी पाठ को बेहतर ढंग से समझने के लिए व्यक्ति के पास जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड है, ठीक है, जो एसआर बॉन्ड है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड अनस्टेबल होना चाहिए, टेम्परेरी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बॉन्ड बेहतर होना चाहिए, तभी किसी भी पाठ के टेक्स्ट को बच्चा बेहतर तरीके से सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन असेसमेंट दैट इज डन थ्रू आउट द अकेडमिक सेशन इज कॉल्ड ए और एन। ठीक है, यानी कि जो असेसमेंट थ्रू आउट द अकेडमिक सेशन किया जाता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मैडम हमारे सिलेबस में तो सिर्फ इवैल्यूएशन, भाई असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन तीनों मतलब रिलेटेड टर्म्स हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, असेसमेंट एज, असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट फॉर। ठीक है, ये तीन टर्म तो ध्यान में रखनी है, वहां से तो आपको 100% एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो थ्रू आउट द अकेडमिक सेशन जब असेसमेंट किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेट, इनफॉर्मल या फॉर्मल। तो कौन सा होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जब लास्ट में जब आपके एग्जाम वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समेटिव असेसमेंट। ये मैंने बिल्कुल डिटेल में करवा रखी है, 8-10 वीडियोस मिल जाएंगी असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंटल एज ऑफ अ चाइल्ड इज 20, हिज क्रोनोलॉजिकल एज इज 10, व्हाट विल बी हिज इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो ये आईक्यू, ठीक है, इंटेलिजेंस का मैं अभी लाई नहीं हूं, अभी लेके आऊंगी। ठीक है, जो सेट है वो लेके आऊंगी। तो लेकिन जो वीडियोज है वो सारी मेरे चैनल पर अवेलेबल है और प्लेलिस्ट में भी इंक्लूड है। ठीक है, तो आईक्यू का एक तो ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, ये आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 ये होता है। तो यहाँ पर MA क्या है, मेंटल एज। ठीक है, बच्चे का मानसिक स्तर क्या है, मेंटल एज, यानी कि किस लेवल की मेंटल मैच्योरिटी है बच्चे की। और CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि जो उसकी वास्तविक एज है। मान लीजिए एक 8 साल का बच्चा है, ठीक है, और वो 15 साल के बच्चे के क्वेश्चंस के लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर लेता है, तो वहां पर उसकी जो वास्तविक एज है वो तो 10 साल है, लेकिन जो मेंटल एज होगी वो 15 साल होगी। ठीक है, तो आईक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, MA यहाँ पर कितनी है, मेंटल एज कितनी है, 20 है, और क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 10 है, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, आईक्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पेरीनेटल रिफर्स टू, पेरीनेटल का मतलब क्या है, पीरियड बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ, पीरियड अराउंड बर्थ, यानी कि जन्म से पहले की अवधि, जन्म के बाद की अवधि, जन्म के आसपास की अवधि, या मध्य किशोरा अवस्था। तो कौन सा होगा, मिडल एडल्ट की तो हम बात नहीं करें। ठीक है, पेरीनेटल, प्रीनेटल और पोस्टनेटल, ये 3 वर्ड्स होते हैं। प्रीनेटल का मतलब बिफोर बर्थ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पोस्टनेटल में बाद की बात करें, आफ्टर बर्थ की हम बात करें। पेरीनेटल का मतलब द पीरियड अराउंड द बर्थ, यानी कि जन्म के आसपास की अवधि को हम क्या कहते हैं, पेरीनेटल कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, द पीरियड अराउंड बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास कैन बी फाउंडेड बाय कैलकुलेटिंग, यानी कि कक्षा में छात्रों के औसत अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। भाई जो औसत एवरेज मार्क्स हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैटेगरी, रेशियो, रेंज,
पैरेलल मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं होगा, कैटेगरी भी नहीं होगा, रेंज में तो हाईएस्ट और मिनिमम की हम बात करते हैं। अब ये देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ है, ठीक है, पैरेलल मीन भी नहीं होगा, यहाँ पर अर्थमेटिक मीन होना चाहिए, या सिर्फ मीन भी हो सकता था, ठीक है, तो हम मीन के साथ ही जाएंगे जो भी आपके में दे रखा है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन में हम क्या निकालते हैं, एवरेज मार्क्स निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये मेजरमेंट से रिलेटेड है, मेजरमेंट असेसमेंट इवेल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मेजरमेंट जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी के जो 3 मेजर्स हैं, कौन कौन से, मीन, मीडियन और मोड, ये एक बार आप जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 प्रमोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 2005 में जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेम आया था वो किससे रिलेटेड है, मतलब किसको प्रमोट करता है, फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम, हार्ड टेक्स्ट बुक्स, लर्निंग बाय रोट, रिस्ट्रिक्टिंग स्टूडेंट्स टू क्लासरूम ओनली, तो किसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है कि भाई जो परीक्षा प्रणाली है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ न्यू बोर्न, न्यू बोर्न का क्या मतलब है, स्टिल बोर्न बेबी, रिसेंटली बोर्न बेबीज, एबनॉर्मल चिल्ड्रन, इरिटेबल चिल्ड्रन, तो समझ ही गए होंगे न्यू बोर्न का मतलब जो अभी 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 पैदा, हाल ही में जन्म लिया है जिस बच्चे ने। अब ये क्वेश्चंस आप देखो, ये पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल भी नहीं है, इसमें से कम 10 क्वेश्चंस कितने इजी हैं कि तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी कॉमन सेंस का यूज करके इनको कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ फ्लिप्ड क्लास, यानी कि फ्लिप्ड क्लास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन सी होगी। तो देखिए फ्लिप्ड क्लास होती क्या है, ठीक है, ट्रेडिशनल टीचिंग का बिल्कुल ऑपोजिट होती है, ठीक है। फ्लिप्ड का मतलब आपने उल्टा कर दिया है, ठीक है। ट्रेडिशनल टीचिंग में तो क्या होता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, टीचर उनको पढ़ाती है, तब बच्चे जाके समझते हैं, लेकिन फ्लिप्ड में मतलब आपने उल्टा कर दिया है, ठीक है। उल्टा कर दिया का मतलब है कि भाई बच्चों को कोई चीज, टास्क आपने दे दिया कि उस चीज को वीडियो के थ्रू या उस टॉपिक को वो समझ के आएंगे, फिर टीचर बाद में क्लास में डिस्कस करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका कौन सा फीचर होगा, स्टूडेंट्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ऑन लर्निंग, पुटिंग एन इंटेलिजेंट चाइल्ड विद मिनिमल परफॉर्मिंग चाइल्ड, लेक्चर बाय द टीचर, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो गलती से कुछ बच्चे तो इसी को कर देंगे, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल, नहीं, बिल्कुल भी गलत है ये, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें स्टूडेंट्स अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लर्निंग की, यानी कि वो कोई भी टॉपिक टीचर बताती है तो उस टॉपिक को पहले घर से खुद प्रिपेयर करके आते हैं, उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती तो वो क्लास में आकर हो जाती है, टीचर के साथ जब डिस्कशन होता है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो बच्चों को जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था वो उनको क्लियर हो जाता है, तो इसको कहा गया है फ्लिप्ड क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following believed in the social process of education, यानी कि निम्नलिखित में से किसने एजुकेशन को सोशल प्रोसेस का है, मारिया मोंटेसरी, जॉन ड्यूई, जीन जैक रूसो या महात्मा गांधी। तो कौन बात करते हैं सोशल या प्रोग्रेसिव लर्निंग की बात कौन करते हैं, जॉन ड्यूई, मतलब समाज शास्त्री हैं वो, ठीक है। सोशल लर्निंग की बात करते हैं कि एजुकेशन एक, उन्होंने स्कूल को भी मिनिएचर सोसाइटी का है, ठीक है, सोशल प्रोसेस है एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाई इससे इजी क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस पूछी गई है जीन प्याजे के द्वारा, ठीक है। जो जीन प्याजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें कितनी स्टेजेस हैं, 2, 4, 3 या 5, तो कितनी है, 4 है। कौन कौन सी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लेहे मोटिवेशन इज डिफाइंड एज अ स्टिमुलस दैट एक्साइट समवन टू डू, यानी कि लेहे ने मोटिवेशन को स्टिमुलस के रूप में डिफाइन किया। स्टिमुलस का मतलब जो उत्तेजित करता है, ठीक है, जो एक्साइट करता है, किसके लिए एक्साइट करता है, समवन टू डू, क्या करने के लिए, लर्निंग, टास्क, चेंज या थिंक, यानी कि लर्निंग के लिए, टास्क किसी कार्य के लिए, चेंज के लिए, थिंक, तो किसके लिए करता है, चेंज के लिए, ठीक है। यानी कि वो चेंज व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए एक्साइट करता है। वो चेंज कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो, आपके बिहेवियर से रिलेटेड हो, आपके एटीट्यूड से रिलेटेड हो, ठीक है। तो चेंज लाने की बात की गई, ठीक है, किसके लिए एक्साइट करता है, चेंज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, व्हाट वाज द फोकस ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ रिलीज्ड इन 2005, यानी कि 2005 में जो एनसीएफ रिलीज हुआ था उसका मेन फोकस क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन, पे अटेंशन टू टेक्स्ट बुक्स, फोकस ऑन द एग्जाम्स, पे अटेंशन इन द क्लास। तो क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई है एनसीएफ 2005 में, ठीक है। 2005 में जो एनसीएफ आया था उसमें कहा गया था कि भाई बच्चों पर लर्निंग का बर्डन नहीं होना चाहिए, यानी कि बच्चे लर्निंग को एंजॉय करते हुए सीखे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मेनली इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मस्कुलर पावर इट इज कॉल्ड, यानी कि मस्कुलर पावर यानी कि बॉडी से रिलेटेड बात है, ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो किसकी बात की गई है? मोटर स्टडी, कॉन्टिन्यूइंग स्टडी, कॉन्सेप्चुअल स्टडी, सेंसरी स्टडी। तो किसकी बात की गई है? मोटर बॉडी की ही बात होगी, ठीक है, मोटर अध्ययन, ठीक है, अपनी शारीरिक गति की मस्कुलर पावर से रिलेटेड है, तो इसको हम मोटर स्टडी कहेंगे, ठीक है, शरीर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमंग ऑल द स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आइडेंटिफाइड बाय जीन पियाजे, यानी कि जीन पियाजे ने चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस बताई हैं उनमें से द स्टेज इन विच द चाइल्ड इज एबल टू रीजन, यानी कि बच्चा रीजनिंग का बच्चे में डेवलप हो जाता है अबाउट एब्स्ट्रैक्ट, और वो भी किस तरह की रीजनिंग? एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल आइडियाज वहां पर बच्चे में डेवलप हो जाते हैं। तो वो कौन सी स्टेज होगी भाई? हाइपोथेटिकल आइडियाज की बात हम किस में करते हैं? इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग दोनों आ जाएंगी इसमें, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट, प्री ऑपरेशनल या सेंसरी मोटर, तो ये तीनों ही गलत है। कौन सी होगी? सबसे हाईएस्ट लेवल की स्टेज कौन सी है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इमेजिनेशन करना सीख जाता है, हाइपोथेटिकली चीजों को एनालाइज करता है, ठीक है। इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का डेवलपमेंट बच्चे में हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या हाइपोथेटिकल आइडियाज भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय। देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात कौन करते हैं? थ्योरी से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस की जितनी भी थ्योरीज है, 7-8 थ्योरीज है, वो आप सारी पढ़ लीजिएगा, लेकिन स्पेसिफिकली मैं कहूंगी गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो तो जिसमें वो 9 टाइप की इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो वो बिल्कुल पढ़ के जाना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेयरमैन की हो गया, थर्स्टन की हो गया, थॉर्नडाइक की हो गया, ठीक है। यूनिफैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो बेसिक बेसिक चीजें तो आपको पढ़ के जानी ही जानी है, ठीक है। तो इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इफ अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू सोल्व अ प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इटसेल्फ शुड नॉट बी, यानी कि अगर किसी बच्चे से कोई प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कहा जाता है तो प्रॉब्लम इटसेल्फ शुड नॉट बी कैसी नहीं होनी चाहिए? चैलेंजिंग भाई होनी चाहिए, मोटिवेशनल भी होनी चाहिए, फ्राइटनिंग डरावनी होनी चाहिए, या इंटरेस्टिंग? तो इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए? फ्राइटनिंग, डरावनी नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन वन प्राइमरी फैक्टर, जिसको हम जर्नल फैक्टर भी कह सकते हैं, एंड अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर्स, यानी कि निम्नलिखित में से किसका मानना था कि भाई बुद्धि एक मुख्य घटक एक प्राइमरी फैक्टर होता, कई विशिष्ट फैक्टर्स होते हैं, तो वो उसकी बात कौन करते हैं? जर्नल और स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात कौन करते हैं? चार्ल्स स्पियरमैन, सिगमंड फ्रॉइड, जॉन डाल्टन या कार्ल जूंग, ठीक है। तो ये कार्ल जूंग हो गया, सिगमंड फ्राइड हो गया, ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। डाल्टन भी नहीं करते, कौन करते हैं? स्पेयरमैन करते हैं। उन्होंने बुद्धि की टू फैक्टर थ्योरी की बात कौन करते हैं? चार्ल्स स्पेयरमैन, जिसमें वो एक प्राइमरी फैक्टर जिसको हम जनरल फैक्टर भी कहते हैं जो कि सभी में होता है, उनका मानना है, और कुछ दूसरा क्या था? स्पेसिफिक फैक्टर, जैसे कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज से रिलेटेड होता है, ठीक है, कि हर बच्चा म्यूजिक में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, या हर बच्चा मतलब कोई बच्चा आर्ट में अच्छा नहीं हो सकता, कोई एक्टिंग में अच्छा नहीं हो सकता, तो कुछ स्पेसिफिक। लेकिन जो जर्नल फैक्टर है, जो जर्नल इंटेलिजेंस है, उसकी बात वो कहते हैं कि वो सभी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। थिंग्स एज दे आर एंड एज दे ought टू बी, यानी कि वस्तुएं जैसी हैं और जैसी होनी चाहिए वे सिद्धांतों से अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब थ्योरी से जो चीजें जैसी हैं उनको ऐसे का ऐसा स्वीकार करना, ठीक है। थ्योरीज की बात नहीं करें, जो जैसी है उसको वैसा ही देखना, ठीक है। वस्तुएं जैसी और जैसी होनी चाहिए तो वे सिद्धांतों से अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, थ्योरी से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्लोगान है इसकी बात कौन करते हैं? आइडियलिस्ट करते हैं, रिक्लूसिस का मतलब जो सन्यासी है वो करते हैं, रियलिस्ट जो यथार्थवादी है, या पेसिमिस्ट जो निराशावादी है। तो कौन करते हैं? वस्तुओं को ऐसे का ऐसा समझना, ठीक है, जो जैसे उनको वैसे ही रूप में देखना, तो इसकी बात रियलिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग प्रैक्टिसेस एंड आईसीटी इनहेंस्ड ई लर्निंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन पारंपरिक शिक्षण और आईसीटी आधारित ई लर्निंग का संयोजन है, यानी कि जिसमें आप आईसीटी का भी प्रयोग कर रहे हैं ई लर्निंग प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड का भी प्रयोग कर रहे हैं और आईसीटी यानी कि टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो वो कौन सी, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें हम दोनों तरह की चीजों को यूज करते हैं, ट्रेडिशनल प्लस आईसीटी, ठीक है। तो कौन सा होगा? डिस्टेंस लर्निंग, आईसीटी बेस्ड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग या ई लर्निंग? तो कौन सा होगा? ब्लेंडेड लर्निंग, यानी कि टीचर जो है बच्चों को ट्रेडिशनल
प्रेजेंटेशन, जहां पर लेक्चर देना है वो लेक्चर का भी प्रयोग कर रही है, जहां पर जो स्मार्ट बोर्ड है उसका भी प्रयोग कर रही है, टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रही है, ऑडियो विजुअल एड्स का भी प्रयोग कर रही है, तो उसको हम कहेंगे, यानी कि जो ट्रेडिशनल मेथड का भी यूज कर रही है और आईसीटी का भी यूज कर रही है टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस को इनहेंस करने के लिए, तो वो ब्लेंडेड लर्निंग होती है जिसमें हम सब चीजों को ब्लेंड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड, देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, द फेट ऑफ एम्पायर्स डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन ऑफ द यूथ, यानी कि साम्राज्यों का भविष्य युवाओं की शिक्षा पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि जो एम्पायर्स हैं, जो साम्राज्य है, उनका भविष्य किस पर, यूथ के ऊपर, यूथ की एजुकेशन कैसी रहेगी उस पर डिपेंड करता है कि भाई साम्राज्यों का भविष्य युवाओं की शिक्षा पर निर्भर करता है। ये एक पर्टिकुलर लाइन है, ये किसके द्वारा कही गई है, जॉन डाल्टन, गार्डनर, एरिस्टोटल या प्लेटो, तो इसकी बात एरिस्टोटल करते हैं। ठीक है, ये एज इट इज लाइन है, ठीक है, किसी के द्वारा कोट की गई है, तो ये इसकी बात कौन करते हैं, एरिस्टोटल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड्स, ठीक है, ऑडियो एड की बात की गई, इनमें से कौन सा रॉन्ग एग्जाम्पल है ऑडियो एड का। ठीक है, ग्रामोफोन, ग्राफिकल चार्ट्स, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, तो टेप रिकॉर्डर में भी आप सुनते हैं, रेडियो में भी सुनते हैं, ग्रामोफोन का भी प्रयोग आप ऑडियो एड्स के लिए करते हैं। ठीक है, तो कौन सा गलत है, रॉन्ग पूछा है, ग्राफिकल चार्ट्स, ये सिर्फ विजुअल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं, एमिल अ बुक रिटन बाय रूसो कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, एमिल किसके द्वारा लिखी गई है, रूसो के द्वारा। ठीक है, उसमें करैक्टर का नाम भी क्या है, एमिल है। इस बुक में कितने पार्ट है, तो इस बुक में 5 पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं, यूजिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स इन अर्ली ईयर्स क्लासरूम्स मेनली इंक्रीजेस, यानी कि जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं, ठीक है, जो छोटी कक्षा है उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स का उपयोग मुख्य रूप से किसका विकास करता है। ठीक है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स की हम बात करते हैं, ठीक है, ग्रुप इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस या लॉजिकल इंटेलिजेंस, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात हम लॉजिकल इंटेलिजेंस में करते हैं। लॉजिक में मतलब बच्चा पहले मतलब हल्की चीजों को करना सीखता है, भाई पहले बच्चा शेप्स बनाना सीखता है, उसके बाद काउंटिंग पे आता है, फिर उसके बाद उससे टफ वाला पार्ट आ जाता है, तो इसमें किसमें क्या जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब पहले इजी टू टफ की बात की जा रही है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की जा रही है, तो ये कौन सा होगा, लॉजिकल इंटेलिजेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच डील्स विद नॉलेज, भाई कौन सी फिलॉसफी की ब्रांच नॉलेज को डील करती है, उसके स्ट्रक्चर, मेथड्स और वैलिडिटी। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, फॉर्मलिज्म, एलिमेंट, मेटाफिजिक्स, लॉजिक या एपिस्टेमोलॉजी, तो ये तो मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा रखा है। नॉलेज की बात हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, मतलब जो एपिस्टेमोलॉजी है। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज, स्ट्रक्चर, मेथड्स, वैलिडिटी क्या रहेगी, नॉलेज। ठीक है, और इसके अलावा मेटाफिजिक्स रियलिटी से रिलेटेड है, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, एक्सियोलॉजी किससे रिलेटेड है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, द टर्म डेवलपमेंटल टास्क वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये एज इट इज क्वेश्चन पीछे भी मैंने अभी रिसेंटली करवाया था। ठीक है, जब डेवलपमेंट वाली वीडियो, ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो मैंने करवा रखा है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है डेवलपमेंटल टास्क टर्म को, रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट, लेविस मैडक, जीन जैक रूसो या कार्ल जंग, तो किसके द्वारा, कौन बात करते हैं, डेवलपमेंटल टास्क की जो टर्म है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, अ चाइल्ड इज टोल्ड ऑल ग्रीन एप्पल्स आर सॉर इन टेस्ट, afterwards he verifies this fact by tasting green apples, this method of learning is called, यानी कि एक बच्चा क्या कहता है, मतलब कहता है कि भाई सभी जो हरे सेब हैं, जो ग्रीन एप्पल्स हैं वो खट्टे होते हैं, उसके बाद पहले तो वो स्टेटमेंट बता रहा है, ये एक जनरल फैक्ट है कि भाई जो जितने भी हरे सेब होंगे वो खट्टे होंगे, उसके बाद वो वेरीफाई करते हैं कि क्या सच में जो ग्रीन एप्पल्स हैं वो खट्टे होते हैं, उसके लिए वो टेस्ट करते हैं और वेरीफाई करते हैं हाँ खट्टे होते हैं। तो ये लर्निंग का कौन सा मेथड है, स्पेसिफिक, डिडक्टिव, इंडक्टिव या जर्नल, तो जर्नल और स्पेसिफिक नहीं है, कौन सा होगा। ठीक है, जर्नल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जर्नल, तो इन्हीं के 2 पार्ट्स हैं, तो डिडक्टिव होगा या इंडक्टिव होगा, तो ये डिडक्टिव मेथड है। जो डिडक्टिव मेथड होता है वो जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। ठीक है, जर्नल स्टेटमेंट से हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर जर्नल स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी हरे सेब हैं वो खट्टे होते हैं, ये एक जर्नल स्टेटमेंट है, एक रूल आप कह सकते हो। ठीक है, तो डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, रूल टू एग्जाम्पल क्या होता है, ये डिडक्टिव मेथड होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक मतलब एक रूल है, जर्नल है वो कि सभी के लिए है। ठीक है, रूल दे रखा है, उससे आप एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करें, तो वो डिडक्टिव मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, एक स्टेटमेंट है जो जर्नल है कि भाई सभी हरे सेब खट्टे होते हैं, उसके बाद वो वेरीफाई कर रहा है, ठीक है, टेस्ट कर रहा है, तो ये क्या है, डिडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, स्पेसिफिक टू जर्नल होता है। स्पेसिफिक टू जर्नल का मतलब हम एग्जाम्पल से जर्नलाइज करते हैं कि भाई एक एग्जाम्पल लिया उसके बाद उसको जर्नलाइज करना। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल टू रूल की तरफ हम जाते हैं, ये आप ध्यान में रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच फेमस साइकोलॉजिस्ट बिलीव्ड इन द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, यानी कि इनमें से कौन सा फेमस साइकोलॉजिस्ट कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस यानी कि सामूहिक अवचेतन मन की धारणा में विश्वास रखता है? जीन प्याजे, कार्ल जुंग, एडवर्ड थॉर्नडाइक, सिगमंड फ्रॉइड। तो ध्यान में आपको एकदम आया होगा सिगमंड फ्रॉइड, नहीं, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की बात कार्ल जुंग करते हैं, ठीक है। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट कार्ल जुंग के द्वारा दिया गया है। अब ये होता क्या है, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस क्या होता है कि मतलब कुछ चीजें होती है ना जो सभी एक जैसे स्पीसीज में सारी चीजें मतलब अनकॉन्शियस माइंड में उसी तरह की होती है, ठीक है। जैसे कोई फियर से रिलेटेड है या कोई भी चीज है कि भाई कोई एग्जाम आपको क्लियर करना है, तो सभी के दिमाग में किस तरह की थिंकिंग होगी, तो उसको उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का है, ठीक है। इसके अलावा जीन प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, एडवर्ड थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, ठीक है, मतलब बिहेवियरिस्ट है। सिगमंड फ्रॉइड की अगर हम बात करें तो ये साइको एनालिसिस की बात करते हैं, जिसमें ये पर्सनल अनकॉन्शियसनेस की बात करते हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की बात कार्ल जुंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 हु प्रेजेंटेड द फेमस मेमोरेंडम रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन, यानी कि 1835 के इंग्लिश एजुकेशन एक्ट में भारतीय शिक्षा को लेकर प्रसिद्ध ज्ञापन किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। यानी कि 1835 में जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बना था, ठीक है, तो वो किसके द्वारा है, जिसमें एक मेमोरेंडम जिसको हम मैकाले मिंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, उन्हीं के नाम से ही है, ठीक है। कौन किसने किया था, थॉमस बी मैकाले, ठीक है, जिसको हम मैकाले मिंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें उन्होंने जो इंडियन एजुकेशन के रिगार्डिंग जो मेमोरेंडम आया था उसमें उन्होंने स्पेशली किस पर, जो वेस्टर्न कल्चर और इंग्लिश की स्पेशली बात की गई, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है कि भाई इंग्लिश पर उन्होंने सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया था, इसके अलावा वेस्टर्न कल्चर और साइंस पर भी उन्होंने एम्फसाइज किया था। मेनली उन्होंने किस पर, इंग्लिश पर फोकस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है। ये बाला का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। बाला का फुल फॉर्म क्या है, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, यानी कि बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग को ही शिक्षण यानी कि शिक्षण के लिए यूज करना, भवन जो बिल्डिंग है उसको एज अ लर्निंग एड यूज करना। ये किसके द्वारा, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा, यूनिवर्सल एजुकेशन कैंपेन, एसएसए, यूनेस्को, यूनिसेफ। तो ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो दोनों वैसे ही आउट हो गए। तो ठीक है, इंडिया में बात की जा रही है, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या कहा गया है कि भाई जो स्कूल की बिल्डिंग है उसको ही मतलब इस तरह से यूज करना है। जैसे आपने क्लास में देखा होगा, हर क्लास में चारों तरफ चार्ट वार्ट लगा के टीचर्स क्या करती है, बिल्कुल डेकोरेट करके रखती है कि बच्चों का ध्यान जाए, जैसे सोलर सिस्टम हो गया, कहीं पर कुछ लगा रखा है, कहीं पर कुछ लगा रखा है, ठीक है। मतलब चीजें बच्चे आते जाते भी विजुअलाइज कर सकते हैं, या सीढ़ियों में भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के चार्ट वार्ट लगा के रखते हैं, कुछ इस तरह की चीजें लगा के रखते हैं, ठीक है। बिल्डिंग को एज अ लर्निंग एड यूज किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन विच स्टेट वाज कलारी प्रोपोगेटेड एज पार्ट ऑफ इम्पार्टिंग फिजिकल एजुकेशन। कलारी क्या है, कलारी हम कह सकते हैं या कलारी पयट्टू, ठीक है, पयट्टू, ठीक है, पयट्टू, कलारी, कलारी पयट्टू, इसको कलारी भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका पूरा नाम क्या है, कलारी पयट्टू, ठीक है। यानी कि कलारी शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है जो कि किस राज्य में प्रचारित किया गया था, मतलब किससे रिलेटेड है, कौन से स्टेट से है, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटका। तो ये कहा, ये कलारी क्या है, कलारी पयट्टू एक मार्शल आर्ट की फॉर्म है, ठीक है। तो कहाँ कौन से स्टेट में मतलब इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये केरला से आती है, ठीक है। केरला में इसका ओरिजिनेट हुआ था, वहीं पर सबसे ज्यादा ये प्रोपोगेट हुई थी, मतलब प्रचार प्रसार इसका कहां पर, केरला में ही हुआ था, ठीक है। तो ये मार्शल आर्ट की फॉर्म है। और हिस्टोरिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये पहले योद्धाओं को ट्रेनिंग देने के लिए इसका यूज किया जाता था, लेकिन आज की डेट में फिजिकल एजुकेशन, सेल्फ डिफेंस और डिसिप्लिन को प्रमोट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन को इंपार्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन से स्टेट से, मतलब कहां से ये इसका प्रचार प्रसार हुआ था, कहां से ये ओरिजिनेट हुई है, ये केरला स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑब्जर्व सनराइज एंड सनसेट एवरी डे एंड कम्स टू द कंक्लूजन दैट इज सनराइज एंड सनसेट अकर एवरी डे, दिस मेथड ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। भाई एक बच्चा है, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मतलब एक व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है कि सनराइज और सनसेट को, कि हर दिन होता है, सुबह मतलब सूरज उग रहा है, शाम को अस्त हो रहा है, ठीक है, ये मतलब डेली का एक प्रोसेस है, ठीक है। ये मतलब वो रियलाइज कर रहा है और उसके बाद वो एक कंक्लूजन पर पहुंच रहा है कि ये सनराइज और सनसेट हर दिन होता है, ठीक है। तो ये लर्निंग का कौन सा मेथड है, इंडक्टिव
इंडक्टिव, इन्वेस्टिगेटिव, क्रिएटिव या डिडक्टिव? तो इंडक्टिव या डिडक्टिव में से एक है, कौन सा है? इंडक्टिव मेथड है, यानी कि स्पेसिफिक टू जर्नल है। भाई बच्चा डेली ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक देख रहा है कि डेली चेक कर रहा है कि सुबह सूरज उग रहा है, शाम को अस्त हो रहा है, फिर अगले दिन फिर चेक कर रहा है, फिर अगले दिन फिर कर रहा है, फिर एक जर्नल कंक्लूजन पर पहुंच रहा है, यानी कि स्पेसिफिक टू जर्नल है, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल टू किसका है? एग्जाम्पल टू रूल हम कह सकते हैं, स्पेसिफिक टू जर्नल कहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आरआरबी पीजीटी 2019 का पेपर डिस्कस किया है। 50 क्वेश्चन होते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी वाले सेक्शन में, तो उस पेपर में एक क्वेश्चन जो है काटा पीटा लगा रखा था, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। पेपर किसी को चाहिए तो मेरे को बता दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगी, पूरा का पूरा पेपर सेंड कर दूंगी, क्योंकि दूसरे पार्ट है वो भी आप देख सकते हैं, वहां से आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करके मेरे को जरूर बता दीजिएगा, जिन जिन बच्चों को पेपर चाहिए वो कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इंटेलिजेंस, इवैल्यूएशन और एक और टॉपिक है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ये 3 टॉपिक मैं एक ही वीडियो में इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर आऊंगी, क्योंकि वो पोर्शन हमने छोड़ दिया था। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैडम प्लीज पेपर पहले करवा दीजिए, ठीक है। तो सिर्फ 2 या 3 हार्डली वीडियो और आएंगे, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 तो मतलब आएंगे ही आएंगे, 2 या 3 तो पक्का आएंगे। तब तक आपका पेपर आएगा, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्लेलिस्ट बिल्कुल अप टू डेट है, सारी चीजें मैंने करवा रखी है, जितना हार्ड लेवल मैंने करवा रखा है। आप लोगों ने पेपर आज का देख लिया होगा, बिल्कुल भी टफ नहीं था, ठीक है। तो जितना आप प्लेलिस्ट को भी सिर्फ सुन के चले जाएंगे वीडियोस को, तो भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो वीडियोस को बार बार सुन लीजिए, अगर एक मतलब डबल स्पीड करके सुन सकते हैं या 1.5 करके सुन सकते हैं, लेकिन सुन जरूर लीजिएगा, वहां से आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करके जाती हूँ कि भाई आप लोगों के लिए इतना क्वालिटेटिव मटेरियल मैं लेकर आती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हाइप का बटन आता है, हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करो, क्योंकि मेरा चैनल जो है सर्च इंजन में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कर दिया करो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट में क्वालिटेटिव मटेरियल आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करती हूँ। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सभी बच्चे करा करो।